Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग, यानी कि जब कोई फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है तो उसके रेफरेंस में उसे डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है जो उसके प्राइस पर एक प्रॉपर इन्फ्लुएंस रखते हैं। इन फैक्टर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन इज़ द इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे थे इसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। हमने इंटरनल फैक्टर्स के रेफरेंस में डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जैसे कॉर्पोरेट एंड marketing objective of the firm, image sought by the firm through pricing, the characteristics of product, price elasticity of demand of the product। इस तरह से हमने ये डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे और मैंने यहाँ पर आपको 8 पॉइंट तक डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। दिस 8 पॉइंट वाज द एक्सटेंट ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड एक्सटेंट ऑफ डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस्ड। तो यहाँ तक के मैंने पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए थे इन द प्रीवियस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसका इम्पैक्ट प्राइसिंग के ऊपर रहता है। दिस पॉइंट इज 9th पॉइंट, अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स ऑफ द फर्म एंड देयर इंटरेक्शन विद प्राइसिंग। क्योंकि जब हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो प्राइसिंग में के अलावा 3 और पर्टिकुलर मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट्स होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं? दिस इज प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन। तो जब हम इन पर्टिकुलर मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स की बात करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की, प्लेस की और प्रमोशन की, इनको भी कंसीडर करना ज़रूरी होता है जब हम किसी पर्टिकुलर फर्म की प्राइसिंग की बात करते हैं और इनका प्राइसिंग के साथ में किस तरीके का इंटरेक्शन है या किस तरीके का रिलेशन है, ये भी हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट की बात करी जाए तो कंपनी जिस पर्टिकुलर लेवल के प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है, प्राइस उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी। कंपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जिस तरह से फॉलो कर रही है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करेगी, या जिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल करा रही है और किस तरह से अवेलेबल करा रही है, प्लेस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी क्या यूज़ कर रही है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस को डिसाइड करेगी। यानी कि जो भी उसके अदर एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के, उनको ध्यान में रखते हुए और उनका प्राइसिंग के साथ में क्या रिलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड किया जाता है। पॉइंट इज क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट इज कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन ऑफ द फर्म। सबसे बड़ी बात है कि अगर एक फर्म सिंगल प्रोडक्ट को डेवलप ना करके कंप्लीट प्रोडक्ट लाइन को डेवलप कर रही है तो उस कंप्लीट प्रोडक्ट लाइन का कंपोजिशन क्या है, और उस कंपोजिशन को ध्यान में रखते हुए फर्म अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है। क्योंकि प्रोडक्ट लाइन में कंपनी किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ब्रांड को फोकस तो करती रही है, कंपनी मैनी ऑफ द ब्रांड्स डेवलप करती है और उन ब्रांड्स के प्राइस को इस तरह से डिसाइड किया जाता है जिससे कि फर्म अपने ओवरऑल प्राइसिंग में कंप्लीट प्रॉफिट को अचीव कर सके, टारगेट प्रॉफिट को अचीव कर सके। इस तरह से इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड किया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट एक दूसरे का कॉम्पिटिटर भी ना बन जाए और इसके साथ साथ कंपनी प्रॉपर वे में अपनी सेल को आगे बढ़ा पाए। तो जो कंपोजिशन है प्रोडक्ट लाइन का फर्म के रेफरेंस में, उस कंपोजिशन को ध्यान में रखते हुए फर्म क्या करती है, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फॉलो करती है। ठीक है, सो ये सारे फैक्टर्स हैं। दीज ऑल आर द डिफरेंट इंटरनल फैक्टर्स विच मस्ट बी कंसीडर्ड बाय द फर्म व्हाइल डिसाइडिंग इट्स प्राइस। अब हम बात करेंगे अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स। कोई भी जो बिजनेस फर्म है उसे इंटरनल फैक्टर के साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी एनकाउंटर करना होता है जब वो अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करती है। यानी कि जब तक ये इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को अच्छी तरीके से समझते हुए और इनके इम्पैक्ट को अपने प्रोडक्ट के ऊपर स्टडी करते हुए प्राइसिंग को डिसाइड नहीं करती, तब तक ये सक्सेसफुल वे में अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, सेल को प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ा सकती। तो वो कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर किया जाना जरूरी होता है? द वेरी फर्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर इज दैट इज मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स। जिस पर्टिकुलर मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट इन दैट पर्टिकुलर मार्केट, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, व्हाट इज द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स वेयर यू आर ऑपरेटिंग, एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ कंपटीशन विद इन द मार्केट। ये आपको एनालाइज करना जरूरी है। मार्केट इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, यानी कि जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट के अंदर, इट इज इलास्टिक और इनइलास्टिक, ये आपको कंसीडर करना होता है। आपको ये भी देखना होता है कि आपके कस्टमर्स
का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है आपके प्रोडक्ट के रेफरेंस पे, ये भी आपको एनालाइज करना होता है। और इसके साथ साथ जो आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपकी तरह प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, वो किस पर्टिकुलर प्राइस पॉलिसी को फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, ये सारे पॉइंट्स आपको कंसीडर करने होते हैं। जब तक आप इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करते तब तक आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को प्रॉपर्ली डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इन फैक्टर्स को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, इन पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। क्या कर सकते हो आप, है ना, इन फैक्टर्स का किस तरीके से आपके प्रोडक्ट के प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। दैट इज द वेरी फर्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर। ओके, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम, है ना, दैट इज द बायर बिहेवियर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट के रेफरेंस में जो आपके टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हैं उनका बिहेवियर क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, वो किस तरीके से आपके प्रोडक्ट में डिफरेंट फीचर्स को देखना चाहते हैं। यानी कि आप अपने बायर बिहेवियर को अगर पॉजिटिव वे में फॉलो करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट करनी होगी, और रिसर्च कंडक्ट करने के बाद आप उन पर्टिकुलर बायर्स के बिहेवियर को स्टडी करते हुए उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को डेवलप करोगे, और जैसा वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट के प्राइस को फॉलो करोगे तब क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेंगी। तो पहले आपको अपने बायर के बिहेवियर को स्टडी करना है कि उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है प्रोडक्ट के रेफरेंस में, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ मेजर कस्टमर्स। क्या होता है कि कुछ कंपनीज जब मार्केट में प्रोडक्ट को डेवलप करती हैं तो उनके कुछ सेट मेजर कस्टमर्स होते हैं जो उनसे मैक्सिमम क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं, यानी कि वो उन पर डिपेंडेंसी उनकी ज़्यादा होती है। तो जो आपके मेजर कस्टमर्स हैं मार्केट में, उनकी बार्गेनिंग पावर क्या है। अगर उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है, आपकी बार्गेनिंग पावर कम है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं प्राइस में, और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी बार्गेनिंग पावर हाई रखते हो और आपके मेजर कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर कम है, ये कब होगा, जब आप सुपीरियर क्वालिटी के यूनिक फीचर के प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में अवेलेबल हो, तब आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है और आपके मेजर कस्टमर्स उस पर्टिकुलर प्राइस में आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये बार्गेनिंग पावर पर डिपेंड करता है। आपको ये देखना है जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो उसमें जो आपके मेजर कस्टमर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है या वीक है। अगर बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है मेजर कस्टमर्स की, तब तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा प्राइस में, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के प्राइस को फॉलो कर सकते हो जैसा आप चाहो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ मेजर सप्लायर्स। सप्लायर्स मतलब जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए आप अपने डिफरेंट सप्लायर्स पर डिपेंडेंट हो। अब जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, अच्छा प्राइस किस पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट पर, और प्रोडक्ट की कॉस्ट किस पर डिपेंड करेगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें से एक पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आपके जो मेजर सप्लायर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है, उनकी एक प्रॉपर यूनियन बनी हुई है और जिसके बेसिस पर उन्होंने अपनी बार्गेनिंग पावर को बहुत स्ट्रांग कर रखा है, तो क्या होगा, आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होगा और आपको जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा वो ज़्यादा प्राइस पर अवेलेबल होगा। इसका मतलब आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्राइस सेट करने पड़ेंगे, तभी तो आप उस कॉस्ट को रिकवर कर पाओगे। और अगर आपके बार्गेनिंग सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर वीक है तो उस केस में क्या होगा, आपको कम प्राइस पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होने के चांसेस बन जाते हैं। तब आप कम प्राइस पर रॉ मटेरियल को परचेस करते हो और उसके बेसिस पर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी इसका मतलब आप एक प्रॉपर वे में, कॉम्पिटिटिव वे में अपने प्राइस को डिसाइड करते हुए आगे बढ़ सकते हो। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज द कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग पॉलिसी। सबसे पहले आपको ये भी देखना होता है मार्केट में कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस प्राइस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, और उसके रेफरेंस में आप अपने प्राइस को डिसाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोडक्ट कंडीशन। कॉम्पिटिटर्स यदि मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत हाई लेवल पर है और लगभग जितने भी सेलर्स हैं वो सेम टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑलमोस्ट, तो उस केस में क्या होगा, प्राइस बेसिस पर कंपटीशन होगा और जिसका प्राइस जितना कम होगा उसकी सेल उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको अपने प्राइस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना ही होगा।
लेकिन अगर प्रोडक्ट के फीचर्स के बेसिस पर, क्वालिटी के बेसिस पर प्रोडक्ट को सेल किया रहा है तो कॉम्पिटिटर्स या कंपटीशन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है प्राइस के बेसिस पर। पॉइंट क्लियर हो गया? तो कॉम्पिटिटर की प्राइस पॉलिसी आपको फोकस करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना होता है। दिस इज द फिफ्थ फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर इज दैट इज द गवर्नमेंट कंट्रोल्स ऑब्लिक रेगुलेशंस ऑन प्राइसिंग। क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड किया जाता है तो उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ कंट्रोल्स फॉलो करती है, कंट्रोलिंग मेजर्स को फॉलो करती है, रेगुलेशंस को फॉलो करती है और उनको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट के प्राइस के लिए एक लिमिट फिक्स कर देती है। तो आपको क्या करना होता है, ये भी देखना होता है कि गवर्नमेंट ने अगर आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में कोई भी रेगुलेशंस बना रखे हैं, कोई भी कंट्रोलिंग मेजर्स को फोकस कर रखा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते हो। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द अदर रेलिवेंट लीगल एस्पेक्ट्स। इसी तरह से बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स रहते हैं इंडस्ट्री के अंदर प्राइस को लेकर। गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप की रेगुलेटिंग बॉडीज भी फॉर्मुलेट कर रखी है, जिससे कि कंज्यूमर्स के एक्सप्लॉयटेशन या सोसाइटी के एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड किया जा सके। कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट रेगुलेटिंग बॉडीज बना रखी हैं और ये रेगुलेटिंग बॉडीज क्या करती हैं, डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करती है इन रिलेशन ऑफ द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट विद इन द इंडस्ट्री। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इन रेगुलेटिंग बॉडीज के द्वारा डेवलप किए गए हैं, इनको भी ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना होता है। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर एंड दिस इज द सोसाइटल कंसिडरेशंस। कभी भी फर्म्स क्या होती है कि वो सोसाइटी की नीड को ध्यान में रखते हुए भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती हैं। उन्हें लगता है कि जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है वो एक प्रॉपर प्राइसिंग में प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो क्या करती है, उस वीकर सेक्शन के फाइनेंशियल पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लोअर प्राइस के प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल कराती हैं, प्रॉपर वर्कआउट करती हैं इसके लिए और उस पर्टिकुलर वीकर सेक्शन की नीड को प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट के थ्रू कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट एफर्ट्स भी करती हैं। तो कभी कभी प्राइस को डिसाइड करते समय जो फर्म है वो सोसाइटी को भी कंसीडर करता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करता है। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द अंडरस्टैंडिंग रीच्ड इफ एनी प्राइस कार्टेल्स, यानी कि अगर कोई प्राइस कार्टेल है, कार्टेल्स के कॉन्सेप्ट को, कार्टेल का मतलब क्या होता है कि जो फर्म्स हैं उन्होंने मिलकर अपनी एसोसिएशन डेवलप कर रखी है एक तरीके से और उन्होंने एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स कर रखा है और जितनी भी फर्म्स हैं वो उसी पर्टिकुलर प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही होती हैं, ना उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। तो आपको ये भी देखना होता है कि कोई कार्टेल, प्राइस कार्टेल तो डेवलप नहीं की गई है इंडस्ट्री के अंदर। अगर कोई प्राइस कार्टेल चल रही है तो उसी प्राइस को फॉलो करते हुए आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनको कंसीडर करते हुए पर्टिकुलर फर्म को अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना होता है। ओके, थैंक यू।